सर वहाँ पे एक झील है जिसे कहते हैं खूनी झील। एक दारियो। ये रियलिटी है सर, जो डीयू का नॉर्थ कैंपस है तो वहाँ पे जो रोड पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट और मिरांडा हाउस को कनेक्ट करती है, तो कहा जाता है कि भाई पहले वो कब्रिस्तान था। CUET, its pattern, challenges, strategies, book list. Delhi University is not giving any kind of ranking. NIRF ranking जो है उसमें totally अलग है। जैसे कि हम अपने फर्स्ट एपिसोड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सर से जानना चाहेंगे कि कैंपस कैफे के पीछे यूनिमॉन्क्स का क्या रोल है। Thank you, Janvi. First thing, let me talk about Unimonks, and then let's discuss what Campus Cafe is, what it consists, और हमारे viewers और audience क्या उससे expect कर सकते हैं. So Unimonks is an tech platform conceptualized by me. I'm one of the co-founder. I'm Dr. Arvind Rao. I have done my MPhil and PhD from JNU. Along with me, there is another person who is from IIT Delhi and one from Delhi University. So we co-founded Unimonks with a single vision that we want to simplify the CUET. Then and there we decided we are going to enter into it. And if I talk about Campus Cafe, so this will be a kind of round table discussion wherein we are going to talk about CUET, its pattern, challenges, strategies, book list. एंड अपार्ट फ्रॉम CUET, ये तो यूजुअली आपको कहीं पे भी यूट्यूब चैनल पे मिल ही जाता है इस तरह की चीज़ें, बट हियर वी आर गोना टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स रिगार्डिंग कैंपस की हिडन स्टोरीज और कैंपस का इनसाइड व्यू और कैंपस के लेट्स से फूड जॉइंट्स, कैंपस की पॉलिटिकल न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए एस्पिरेशनल हो सकती हैं. दीज थिंग्स कैन मोटिवेट यू टू गो फॉर CUET और गो टू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी. तो यूजुअली अर्बन एरियाज़ में जिनके पेरेंट्स लेट्स से DU JNU से पढ़े हैं तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है अबाउट कैंपस, अबाउट डिपार्टमेंट्स, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है. लेट्स से इफ आई गिव सर्टेन एग्जांपल, जीसस मैरी इज नोन फॉर साइकोलॉजी. सो यूजुअली अगर किसी को माता सुंदरी और जीसस मैरी में चूज करना है तो वो जीसस मैरी चूज करेगा. बट समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम बिहार, लेट्स से सहरसा डिस्ट्रिक्ट का कोई बच्चा है और उसको साइकोलॉजी BA ऑनर्स करना है, तो उसको ये चैलेंज आएगा कि मुझे कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, बिकॉज उसको वहाँ कोई बताने वाला नहीं है. तो इस तरह की चीज़ें, प्रेफरेंस शीट और सब्जेक्ट मैपिंग, इन सब के बारे में तो बात करेंगे ही. तो उसके अलावा जो हम लेट्स से जीसस मैरी को जब हमने बोला टॉप पे, तो कैसे किस पैरामीटर्स पे बोला, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि मार्केट में प्रेफरेंस सीट के नाम पे जो रैंकिंग की जाती है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि वो एक कॉलेज को रैंक 1 दे रहे हैं, एक को 2 दे रहे हैं, तो उसके पीछे क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या मेथडोलॉजी है जिससे आपने ये कहा कि दिस कॉलेज इज रैंक 1. बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी इज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ रैंकिंग. NIRF रैंकिंग जो है उसमें टोटली अलग है. NIRF रैंकिंग लेट्स से मिरांडा इज ऑन नंबर 1, लेकिन साइकोलॉजी के लिए कोई मिरांडा भरेगा तो आई डोंट थिंक वो जस्टिफाइबल है. या फिर लेट्स से आपका BCom कोर्स है तो उसमें LSR SRC से छोड़ के कोई दूसरा कॉलेज भरता है और उसकी NIRF रैंक हाई है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बात एप्ट है. तो NIRF इज़ वन थिंग. सेकंड थिंग कुड बी NAC रेटिंग कि किस कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की NAC रैंकिंग है. थर्ड थिंग कुड बी द नोशनल थिंग. लेट्स से समबडी विल पुट Stephen on 1 because it has got a different legacy और एक elite फैमिली से आने वाले लोग हैं, क्राउड अलग तरह का है. तो मुझे लगता है इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के तब हम कह सकते हैं कि ये कॉलेज 1 है, 2 है. एंड उसमें भी पर्टिकुलरली कोर्स वाइज देखना पड़ेगा कि किस कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है. तो कोई स्टैंडर्ड डिवाइस्ड मेथडोलॉजी नहीं है इसकी. तो प्रेफरेंस सीट में कोई भी कुछ भी बोल रहा है. सो ये एक ग्लिम्स था इस चीज़ का कि हम किस किस तरह की निटिग्रिटी और इंट्रिकेसीज डिस्कस करेंगे इस एग्ज़ाम की. सो वी आर गोना डिस्कस दिस एग्ज़ाम इनसाइड आउट. स्टे विद अस. एंड नॉट ओनली दिस एग्ज़ाम, DU कैंपस, JNU कैंपस, BHU, lot many other campuses
उनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और क्या क्या वहाँ पे होता है वो सब चीज़ें जानेंगे। हमारे साथ आयुष है। आयुष कौन सा कॉलेज है आपका? Sir, I have done my graduation in zoology honors from Hansraj College. हंसराज कॉलेज। जी सर। सो पहली चीज़ DU नॉर्थ कैंपस है, अच्छा कॉलेज है, टॉप कॉलेजेस में आता है। एक चीज़ जो मैं समझना चाहूँगा, हंसराज कॉलेज का नाम हंसराज, सर इज देयर एनी स्टोरी? यस सर, एक्चुअली जो फाउंडिंग कमेटी थी, DAV फाउंडिंग कमेटी, कॉलेज फाउंडिंग कमेटी, सो उन्होंने महात्मा हंसराज की मेमोरी के अंदर इस कॉलेज की स्थापना करी थी 1945। 1945। हाँ, Okay, so that this was before independence. यस सर। So viewers को समझना चाहिए कि how DU has got a legacy alumni network. So DU started before independence around I think 1922, यस सर। wherein there were only 3 colleges and these colleges were affiliated to Lahore University. यस। Let's say Stephen है आपका, हिंदू है, and then I think जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन also। रामजस और जाकिर हुसैन में से कोई एक था। एंड इट वाज सेंट मॉरिस, आई थिंक मॉरिस पहले वाइस चांसलर थे जिन्होंने पूरा ये कंसेप्ट तैयार किया। और उसमें काफ़ी सारी डिबेट है कि ऑक्सफोर्ड मॉडल लाया जाए या US वाला या यूरोप वाला। तो उसमें आपने जैसे आपके कॉलेज का बताया, मिरांडा हाउस करके एक कॉलेज है, कुछ है आइडिया क्या इसका नाम किस लिए है मिरांडा? सर, नाम का तो कोई आइडिया नहीं है, देखिए। मैं बताता हूँ, दिस दिस स्टोरी। जो ये सेंट मॉरिस थे, इनकी बेटी का नाम मिरांडा था, दैट इज वन। 2 ही वाज फॉन्ड ऑफ शेक्सपियर, तो विलियम शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट करके जो प्ले है उसके अंदर जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके कैरेक्टर का नाम मिरांडा है, तो ही गेव दैट नेम। ग्वेर करके हॉल भी है, मेंस हॉस्टल है। बिल्कुल बिल्कुल। कौन है ग्वेर, कुछ आइडिया दीजिए? सर ये जो आपने नाम बोला मोइस ग्वेर, तो उनका ही सरनेम उनका था, पूरा नाम। तो Very उनके good, very सरनेम के बेसिस पे वहाँ पे एक हॉल और एक बॉयज हॉस्टल है फॉर मास्टर स्टूडेंट। और आई थिंक जो मॉरिस ग्वेर है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बना था उसके पहले चीफ जस्टिस। करेक्ट। एंड जिनके नाम पे सागर में ये यूनिवर्सिटी है, हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी, ही वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर आई थिंक फ्रॉम इंडियन साइड। सो DU का इस तरह का हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा पहले और चीज़ें कुछ, आयुष कैंपस के बारे में कुछ चीज़ें आप बताना चाहोगे? व्हाट मेक्स DU, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि DU बिल्कुल दूसरे कैंपसेस से अलग है? तो बिल्कुल व्यूअर्स को मैं ये बात कहूँगा कि सिर्फ कॉलेज और कोर्स मैटर नहीं करता, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस, वहाँ पे आप जाते हो, जो आपको एक्सपोजर मिलता है, उसके पीछे की पूरी स्टोरी, ये सब मैटर करती है, जो आपके ओवरऑल भाई कॉलेज लाइफ को बिल्कुल डिफरेंट बना देती है बाकी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि DU बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर, DU के पास अपनी खुद की स्टोरीज हुआ, अपने खुद के एक्सपोजर हुआ, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस हुआ, वो बहुत ज़्यादा है। चाहे हम बात करें भाई सुदामा टी स्टॉल्स की, जब आप जाएंगे भाई DU के अंदर, तो आप देखेंगे कि एक टाइम आएगा कि आप अपने दोस्तों के साथ उसके अराउंड अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हो। अगर आपके मान लीजिए कॉलेज के अंदर कोई कंपटीशन है या फिर आप किसी एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका एक फेवरेट फूड जॉइंट या फिर कहें एक फेवरेट कहते हैं नुक्कड़ आपका ज़रूर होगा, जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ जाके टाइम स्पेंड करना ज़रूर कोशिश करोगे कि टाइम निकाल के दोस्तों के साथ वहाँ पे बैठे। या फिर अगर कॉलेज की ही बात करें, हर कॉलेज की अपनी अलग स्टोरी है, हर कॉलेज का अपना एक कहते हैं ना अलग सिग्निफिकेंस है, ठीक है। हर फेस्ट का अलग सिग्निफिकेंस है, चाहे वो हिंदू का मैका फेस्ट हो या फिर हंसराज का कॉन्फ्लुएंस हो, ठीक है। बच्चों की जो भीड़ होती है हर कॉलेज से आते हैं वो देखने के लिए, क्यों? ताकि वो भी उस कैंपस का, उस कॉलेज के उस एक्सपीरियंस का पार्ट बन सके। जब आप जाएंगे अपना भाई CUET क्रैक करके, अच्छे स्कोर करके हंसराज में, हिंदू में, सेंट स्टीफन के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी लाइफ रहने वाली है, ठीक है, कॉलेज के 3 साल, आपकी आने वाली जो लाइफ के 40 साल है ना, उसको अल्टर करेंगे। आप कहीं ना कहीं उन 3 साल को बहुत याद करने वाले हो, इन एक्सपीरियंस से रिलेटेड या फिर फेस्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो हर चीज़ सर मैटर ज़रूर करती है, कॉलेज एक्सपीरियंस हुआ या फिर आपने जैसे कहा कि फूड जॉइंट्स, ये कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्ग मैटर करते हैं, क्योंकि कब अच्छा, एक हर कैंपस में या हर हॉस्टल में स्टोरी चलती है कुछ मिथक टाइप में
कि जी इधर जाएंगे तो यहाँ भूत रहता है, यहाँ पे इस तरह का। जैसे जेएनयू के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँ तो जेएनयू के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप नीलगाय देखते हैं दैट मीन्स आपका पीएचडी पक्का से होगा। तो यूजुअली वहाँ नीलगाय स्पॉट होती ही है, तो उसका मतलब आप अगर ग्रेजुएशन में भी आए हैं या एमए में भी आए हैं तो ये एक स्टोरी है कि आप एमए में आपको नीलगाय दिख गया तो अब 8-10 साल आप यहीं रहने वाले हो, पीएचडी करनी है अब आपको। तो एक और स्टोरी डरावनी स्टोरी भी रहती है कहीं की, लार्जली मिथ रहता है। इस तरह का कोई स्टोरी आपको याद आ रही ये है? रियलिटी है सर। जो डीयू का नॉर्थ कैंपस है, तो वहाँ पे जो रोड पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट और मिरांडा हाउस को कनेक्ट करती है, तो कहा जाता है कि भाई पहले वो कब्रिस्तान था, वो पूरा एरिया कब्रिस्तान था, ये एक्चुअल फैक्ट है। और अगर आप अभी जाके देखेंगे तो वहाँ पे पूरा पटेल चेस्ट की आपको शॉप्स मिलेंगी भाई, सब फोटोकॉपी शॉप्स मिलेंगी आपको, वहाँ पे बहुत सारे फूड जॉइंट्स मिलेंगे जो लेट नाइट तक ओपन रहते हैं, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारे मुझे स्टूडेंट्स मिले, मेरे साथ के कुछ दोस्त मिले, कहते भाई उस रास्ते पे हम रात को वाइब आउट कर रहे थे, घूम रहे थे, तो हमें कुछ ऐसा अलग सा एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है। एसआरसीसी वाला वो कंप्लीट रोड एक टाइम पे कब्रिस्तान था। तो ऐसी बिल्कुल ऐसी स्टोरी डीयू से भी रिलेटेड है, और हर कॉलेज की भी अपनी अपनी एक स्टोरी है। रिज एरिया के बारे में भी स्टोरी है। रिज एरिया की एक स्टोरी है सर, वहाँ पे एक झील है जिसे कहते हैं खूनी झील। तो उस झील का नाम खूनी झील इसलिए है क्योंकि मोस्टली जो लोग वहाँ घूमने जाते थे तो वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती थी, या तो उस झील में गिर जाते थे, बाहर नहीं आ पाते थे, ठीक है। और जो रिज है सर, रिज इज़ अ वेरी बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया। अगर आप एक बार रिज के अंदर खो गए तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा पाथ ढूंढना, अगर आप अंदर चले जाते हो। बाकी वहाँ पे बहुत अच्छे से आपके फुटमार्क्स वगैरह अच्छे से बने हुए हैं कि आप घूमना हो, बट कुछ लोग होते हैं प्रॉपर फ्रंट एरिया में तो हाँ वॉकिंग स्पेस है प्रॉपरली, बट वहाँ पे वो खूनी झील वाला एरिया बहुत फेमस है। वो इसीलिए फेमस है कि बहुत लोगों की डेथ उस जगह हुई है। ऐसे कैंपस की बात को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सीयूईटी के बारे में आगे बढ़ते हैं। कुछ मैम सोनल मैम है हमारे साथ, ये आपको सीयूईटी के बारे में बताएंगे। मैम सीयूईटी का पर्टिकुलरली मैं ये चीज़ समझना चाहूँगा आपसे कि इंग्लिश जनरल टेस्ट 3 डोमेन्स, बच्चा जो है वो 12th क्लास में लेट्स से सब्जेक्ट्स तो पढ़ रहा है, वो भी एग्जैक्टली सीबीएसई का पार्ट नहीं है। तो 12th का बोर्ड लेट्स से दिस ईयर इट वाज 2 अप्रैल और सो लास्ट बोर्ड जो था, तो 2 अप्रैल से 15 मई के बीच में भी है ओनली 40 डेज। तो समवन हु इज नॉट एक्सपोज टू टेस्ट प्रिपरेशन, लेट्स से लिंग्विस्टिक एबिलिटी का एक पेपर है पूरा, तो उसमें यू विल हैव टू प्रिपेयर सिनोनिम एंटोनिम, पोएटिक डिवाइसेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो लैंग्वेज पेपर, देन जनरल टेस्ट, फर्स्ट टाइम स्टूडेंट is preparing for this reasoning, quant, GK, current affairs, and then 3 domains. So do you think these 45 days are sufficient enough to handle, or NTA should give at least 2 month, 3 month? सर वैसे मैं कहूँ तो स्टूडेंट्स को तो जितना टाइम दो उतना कम लगता है कभी प्रिपेयर्ड नहीं होते लेकिन That's true, but this thing is I don't think this is sufficient enough to handle. जी सर, वैसे मैं अगर कहूँ कि टाइम क्या सफिशिएंट है बोर्ड के बाद, क्योंकि बच्चा वैसे ही बोर्ड्स के बारे में बड़ा चिंतित होता है, और हमारे यहाँ थोड़ा बोर्ड्स का वो भी है कि पेरेंट्स के थ्रू रिलेटिव्स कितना मार्क्स आया ये वो, तो उसे मेंटेन करने के लिए भी बच्चे के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पहले बोर्ड्स रखते हैं लोग, ठीक है। अभी ये नया कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस हो रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, ये नया ही इंट्रोड्यूस हो रहा है कि बाकी स्पेस में भी हम लोग फैलाएं अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। तो कम है टाइम, उसमें कोई दो राहें नहीं है। अगर एनटीए सजेशन मानना चाहता है तो दे कैन इंक्रीज द टाइम फॉर स्टूडेंट से। लोगों ने अभी 2024 में दिया एग्जाम, वो जानते हैं एनटीए कितना सजेशन मानता है। और I mean, you can go to the comment box of various videos wherein we have highlighted the issues that students faced. तो उसमें बच्चों का नीचे बहुत सारा कमेंट्स आएगा कि एनटीए की फुल फॉर्म भी कुछ बच्चे बता रहे हैं। हाँ जी सर, तो ये तो देखा गया है, लेकिन मान लीजिए ये करना बहुत ही मुश्किल है, और हम लोग इसी पे रहते हैं कि 40 to 45 डेज ही मिलता है। तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि सर एक अच्छा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके ना अगर डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ें तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। आप अगर अच्छी तरह डिवाइड कर रखा है, एनटीए ने भी देखिए आपका लैंग्वेज कर रखा है, डोमेन सब्जेक्ट्स कर रखे हैं और जीटी कर रखा है, ठीक है। क्लियर विजन से चलिए,
मैं अगर सफाइस करना चाहूँ इस चीज़ को तो ऐसे करूंगी कि भाई डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, जनरली सर दिल्ली यूनिवर्सिटी सब लोगों का टारगेट होता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो यही मांग रहे हैं कि 12th में आप जो पढ़ रहे हैं उसी में आप एग्जाम दीजिए तो आपका हम लोग एडमिशन ले लेंगे। तो अगर आपको चाहिए तो आप डोमेन सब्जेक्ट्स, जैसे कि हम लोग बोले कि अम्ब्रेला टर्म अगर कहें कि CUET को सामने रख कर फिर उसके अंदर बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही करें। उसके लिए आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा पहले से कि CUET का एग्जाम देना है, तो डोमेन सब्जेक्ट्स का तो आपका प्रिपरेशन तभी से आप करते रहिए बोर्ड के साथ। तो इससे हम लोग एक कह सकते हैं कि बेस तैयार हो गया है डोमेन सब्जेक्ट का, तो उसमें आप नहीं घबरा सकते हैं। मान लीजिए आपने 80% 90% बोर्ड के लिए पढ़ लिया है तो उससे CUET का भी आपका हो सकता है। दूसरा सर लैंग्वेज और GT का अगर हम देखें तो GT में भी सर जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग आता है। तो कम समय में इतना वास्ट सिलेबस अगर हमें कवर करना है तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कर कर कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इससे बेटर स्ट्रेटेजी आपके लिए कोई नहीं हो सकती है। तो आप इसी को मायने रखकर कि डोमेन सब्जेक्ट्स तो आपका बोर्ड के थ्रू हो गया है और इंग्लिश और GT के लिए आप PYQs एनालाइज कर कर उन्हीं मेन टॉपिक्स को कवर करते हुए मॉक लगाते हुए चलेंगे तो हो जाएगा। गुड सोनल मैम, बहुत ही कंसाइज वे में सोनल मैम ने पूरी स्ट्रेटजी बता दी है। आई वुड लाइक टू ऐड सर्टेन पॉइंट्स। इसमें ये एक तो साल भर जो आपको प्रिपेयर करना है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। लेट्स से इफ यू आर इन 11th क्लास एंड यू हैव मेड योर माइंड आई वांट टू गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो 11th क्लास में बोर्ड्स वाला उतना प्रेशर नहीं है, तो आप 11th क्लास में लेट्स से यू कैन फोकस ऑन योर वोकैब बिल्डिंग एंड लिंग्विस्टिक एबिलिटी एंड सम portion of your general test. Then in 12th class anyway you will have to read these 3 domains. तो उन डोमेन्स के साथ में फिर आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट को रिवाइज करना है, उसका मॉक टेस्ट लगाना है एंड सम पोर्शन लेट्स से करंट अफेयर्स है उसमें कुछ रिसेंट आते हैं तो उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये 1 ईयर प्रोसेस हो सकता है, 2 ईयर प्रोसेस हो सकता है अगर आप पहले से थोड़ा अवेयर है तो। लेकिन अगर आप 1 ईयर वाला ही माने तो 12th क्लास में स्टार्टिंग से ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बोर्ड्स के बाद में इसके लिए टाइम नहीं होता है, बोर्ड्स के बाद में इन 45 डेज में, क्योंकि जो सिलेबस है वो इस तरह का है। वोकैब इज नॉट समथिंग दैट यू कैन प्रिपेयर इन 10-15 डेज। आपको मान लीजिए 2000 वर्ड्स तैयार करने हैं तो स्लोली 10 वर्ड्स 15 वर्ड्स आप तैयार करेंगे। उसके अलावा मनीष सर से समझेंगे हम इस एग्ज़ाम की और निटिग्रिटीज एंड पर्टिकुलरली सर इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कोर्सेज को लेके, कॉलेजेस को लेके, उसमें बच्चों को आइडिया नहीं होता है। तो एक तो लेट्स से व्हाट आई फेल्ट इज इन द लास्ट 3-4 ईयर्स, एक ट्रेंड तो ये है कि जो डेमोग्राफिकली तो लेट्स से एक लेवल पे हैं, लेकिन इनकम ग्रुप जो है थोड़ा सा एलिट फैमिली से जो आते हैं उनका एक व्यू तो होता है कि वी विल गो फॉर IPMET और सिम्बोसिस और नारसी मुंजी और मुंबई का उस तरफ जाएंगे, उन सब में तो इंग्लिश जनरल टेस्ट ही है। दूसरा उनका DU में होता है, तो DU में पर्टिकुलरली उनका होता है कि हम BFIA BMS ये करेंगे और शहीद सुखदेव कॉलेज को वो टारगेट करते हैं। मेरा पर्सनली इसमें ये मानना है कि आई थिंक ये बहुत रील्स और उस सबसे प्राइवेट की तरफ बच्चों का या कुछ इंस्टीट्यूशन भी बहुत पुश करते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में जाइए, उस यूनिवर्सिटी में जाइए, साउथ में भी जा सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि DU का लेट्स से जो अच्छे कोर्सेज हैं, इको ऑनर्स है, BCom ऑनर्स है, उसको छोड़ के बच्चे साउथ में जाके किसी कॉलेज से प्राइवेटली कुछ करें और वो बहुत वर्थ होगा उनके लिए, बहुत अच्छी जॉब मिलेगी या इस तरह कुछ होगा। On the one hand you are gonna pay huge amount of money, on the other hand you are not getting that alumni network and legacy। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पे कुछ आप रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ ट्रेंड्स आपने देखा हो, बच्चे किस तरफ किन कॉलेजेस को प्रेफर कर रहे हैं, अलग अलग कॉलेजेस के, और क्राइटेरिया भी प्रोग्राम वाइज कॉम्प्लेक्स है। इस पे मनीष सर कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल सर, इसमें सबसे पहले तो हम अगर डिवाइड करें तो पहले तो इनकम ग्रुप पे डिवाइड करते हैं कि कुछ हाई अर्निंग ग्रुप्स हैं, कुछ लो इनकम ग्रुप्स हैं। तो लो इनकम ग्रुप्स में हम मेनली रूरल एरिया के अगर लोगों को रखें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक ट्रेंड देखने को मिला है कि जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उनका माइंडसेट ये है कि मेरे को पेरेंट्स के साथ नहीं रहना।
तो वो I mean, we cannot generalize that way, but some of the maybe some of them. मैक्सिमम अगर आप देखो हाँ कि कुछ सर्टेन सेक्शन है कि उसको लगता है कि हम ठीक है पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, हम थोड़ा सा एक्सपोजर करें, बाहर जाए। Now we have done तो, schooling, हाँ, we want to go for और campus. जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स का पैटर्न देखेंगे आप, उनको कुछ करना होता है, उनको ये होता है कि भाई मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप कोर्सेज में मेरे को अपना एडमिशन लेना है। बट एट द सेम टाइम वहाँ पर हमने ये ट्रेंड देखने को मिलेगा कि वहाँ पे अवेयरनेस कम है कि आपको किस तरीके से कौन सा, जैसे आपने अभी इनिशियल फेज में बताया कि अगर एक स्टूडेंट बिहार से आ रहा है, उसको नहीं पता कि साइकोलॉजी के लिए मैत्री बेस्ट है या फिर आपका जेएमसी बेस्ट है, लेकिन दिल्ली वालों को पता है कि उनके लिए कौन सा बेस्ट है। तो उन्हें एक तो ये क्लैरिटी नहीं होती है, दूसरा उन्हें ये क्लैरिटी नहीं होता कि क्या प्रोसेस फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल डीयू की अगर बात करें तो आपको पहले सीयूईटी देना है, फिर उसका सीएसएस पोर्टल ओपन होगा, सीएसएस पोर्टल में आपको फर्स्ट स्टेज मिलेगी कि रजिस्ट्रेशन करना है, फिर प्रेफरेंस लिस्ट है, फिर उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट है, देन आपका कॉलेज स्टार्ट होता है। तो ये CSAS पोर्टल है क्या? सर CSAS पोर्टल बेसिकली कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, यस, ये काउंसलिंग का एक प्लेटफॉर्म है। जब आप CUET दे चुके होंगे तो ऐसा नहीं है आपने CUET दे दिया है अब आपको कुछ नहीं करना, आपको हर यूनिवर्सिटी में जाके रजिस्टर करना है। तो उसके लिए DU के लिए काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म CSAS करके है। ये UG का अलग है, PG का अलग है, राइट। तो अभी फॉर एग्जांपल कि CUET UG का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट DU ने ऑलरेडी अपना CSS पोर्टल ओपन कर दिया है। तो यानी कि जो मैंने आपको अभी बताया कि जब CSS पोर्टल ओपन होगा उसमें बेसिकली 3 फेजेस आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट फेज है आपका रजिस्ट्रेशन का, सेकंड फेज आएगा आपका प्रेफरेंस लिस्ट का, जिसमें आप कॉलेज और में जो फर्स्ट फेज है रजिस्ट्रेशन से आपका क्या मतलब है? रजिस्ट्रेशन से मेरा मतलब है बेसिक डिटेल्स जो आपको फिल करनी है, मतलब सारी नाम, फादर नेम, हाँ, ईमेल आईडी, इससे बेसिक एक आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। देन स्टेप 2 हमें फिर प्रेफरेंस लिस्ट आएगी, प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी है। यस, प्रेफरेंस लिस्ट वो आपकी वो है जिसको हम सब्जेक्ट मैपिंग कह सकते हैं या कोर्स मैपिंग कह सकते हैं, वेयर इन यू विल चूज योर कोर्स एंड कॉलेज। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप लेट से कॉमर्स के स्टूडेंट है और आपने SRCC LSR को दिया एंड आपका कोर्स है लेट से बीकॉम ऑनर्स या इको ऑनर्स। तो बाद में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो पहली मेरिट लिस्ट आई उसमें मान लीजिए आपको कोर्स इको ऑनर्स भी नहीं मिला, बीकॉम ऑनर्स भी नहीं मिला, आपको कोर्स मिला जो आपकी थर्ड चॉइस का था, लेट से आपने थर्ड में BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस भर रखा है। आपको BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में अगर कॉलेज मिल रहा है टॉप कॉलेज का, तो मे बी यू विल चूज कि मुझे बाई कॉलेज जाना है, लेकिन कोर्स जो है आपको लेट से बंगाली लैंग्वेज ऑनर्स मिल रहा है और आपको मिरांडा मिल रहा है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स की बंगाली लैंग्वेज में मिला और मिरांडा मिल रहा है, तो टॉप कॉलेज मिल गया लेकिन कोर्स जो आप चाहते हैं वो नहीं मिला। तो ये जद्दोजहद जो है हमें आपको भी करनी पड़ेगी। वी विल हेल्प यू आउट कि कोर्स और कॉलेज में कैसे समीकरण बनाया जाए, एक इस तरह का सिस्टमेटिक तरीका खोजा जाए कि उसमें हम एक रैशनल तरीके से इस चीज़ पे अराइव कर सकें कि दिस इज़ माय टॉप प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ कॉलेज एंड दिस इज़ माय कोर्स। तो वो लास्ट में होना है। स्टार्टिंग में आप अपना जो मन बना के चल रहे हो कि लेट से मुझे इको ऑनर्स करना है या बीकॉम ऑनर्स करना है, उस पर आप चल सकते हैं, लेकिन बाकी मार्क्स डिसाइड करेंगे। ये सर आप तो सर वापस घूम के वहीं पे आ गए जो मैंने आपको इनिशियल फेज बताया था कि जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ नहीं पता, जिनको अपने आप को प्रूव करना है, अपने लिए कुछ करना है लाइफ में, तो जब वो इस तरीके की यूनिवर्सिटीज़, टॉप यूनिवर्सिटीज़ या टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए वो फाइट कर रहे होते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मुझे अभी बेस्ट कोर्स चुनना है या बेस्ट कॉलेज चुनना है। अगर बेस्ट कॉलेज के लिए जा रहा है तो उसको अपने कोर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, और अगर वो कॉलेज के लिए, अगर कोर्स के लिए जाता है तो कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें, इन्हीं चीज़ों के ऊपर डेप्थ रिसर्च कर रहे हैं, उनको स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। हमारे पास CUET का फॉर्म कब आता है? अराउंड फैब में? यस सर, CUET का फॉर्म जो अराउंड फैब में आता है। तो फैब में CUET का फॉर्म आता है। बहुत सारे बच्चे तो 12th क्लास का बोर्ड देने के बाद रूरल एरियाज में जागते हैं कि अब मुझे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, तो तब तक सब कुछ हो चुका होता है। तो पहली चीज़ जो साथी ग्रामीण परिवेश से हैं उनको ये जानना है कि फैब में मुझे फॉर्म फिल करना है। दूसरी चीज़, फॉर्म फिल करते समय हमें यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है।
Yes, sir. उस समय कॉलेज का तो वो नहीं है नहीं सर। पर्टिकुलरली। उस टाइम पे कॉलेज उस टाइम हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, Yes, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी फील करें ताकि बाद में आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि मैंने तो ये यूनिवर्सिटी फील ही नहीं किया। इसके ऊपर सर इस बार हम जो है 2024 में हमारे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं उसके बेस पर, और जो हमने एक्सपीरियंस किया है 2025 में जो बच्चे देने वाले हैं, और खासकर जो स्पेशली यूनिमॉन्क्स के जो स्टूडेंट्स हैं जो यूनिमॉन्क्स को फॉलो करते आ रहे हैं और जो आगने वाले टाइम पे फॉलो करेंगे, उनके लिए हम एक सेशन रखने वाले हैं। इसमें हम प्रॉपर ये सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं कि किस तरीके से क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स होती है फॉर्म फिल करते समय, हम किस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस, आपको किस तरीके से कॉलेजेस चूज़ करनी है, कौन सा कोर्स चूज़ करना है, यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, जब करेक्शन विंडो आती है तो उस तरीके से कैसे फंक्शन होता है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि जब करेक्शन विंडो आती है, फॉर्म आती है, तो लास्ट के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होता है, इसकी वजह से साइट वर्क नहीं करती, हाइपर हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सारे के सारे ऊपर हम एक पूरा सेशन रखने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो यूनिमॉन्क्स के साथ बने रहिएगा क्योंकि बहुत जल्दी आपको ये सारे सेशंस मिलने वाले हैं, आपकी सारी क्वेरीज हम सोल्व कर देंगे इस चीज़ को लेकर। तो थैंक यू मनीष सर।